हेलो फ्रेंड्स, हाय, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमें वर्णमाला क्या है, उसकी परिभाषा क्या है हम जान चुके हैं और उसके साथ हम स्वर क्या है वो भी जान चुके हैं। अभी हम व्यंजन क्या है वो हम जान लेंगे। तो चलो क्लास शुरू करती हूँ। व्यंजन, इस व्यंजन में क्या क्या वर्ण आती है और कितना है, ओके, इसका उच्चारण सब कैसे होते हैं चलो देख लें। उसकी परिभाषा क्या है देख लें। व्यंजन की परिभाषा: जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। देखिए, आ के बिना हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं। पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, मैं कहती हूँ का, खा, अंतिम में आ आता है ना, गा, घा, अणा, जो भी लीजिए, ता, धा, फा, रा, ला, हा, जो भी मैं लेती हूँ उसका अंतिम में क्या आती है, आ आती है। आ के बिना ये व्यंजन पूरा नहीं होती है। ये व्यंजन की संख्या कितने हैं? 33 होती है, जबकि कुल व्यंजन 35 होती है। 2 उच्चिप्त व्यंजन एवं 2 अयोगवा होते हैं। तो चलिए देखते हैं ये जो व्यंजन है इसका कितना भेद है। इसका 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक होते हैं। हम देखिए, क से लेकर म तक सभी व्यंजन है तो इसका कुल मिला के संख्या कितना होती है? 25 होती हैं। तो चलिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, हर एक वर्ग में 5-5 है। ये का, चा, टा, ता, पा कितना है? 5 है। 5 5 5 5 जा 25। तो का वर्ग में क्या क्या है? का, खा, गा, घा, अणा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, न्या। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, ना। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। और पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। नेक्स्ट आता है अंतस्थ व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन ये दोनों में 4 ही है। तो ये अंतस्थ व्यंजन में 4 या, रा, ला, वा है और ऊष्म व्यंजन में सा, सा, हा है। नेक्स्ट उच्चिप्त व्यंजन, ये 2 होते हैं, डा, डा। उनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। ये जो ये ढा, डा है उसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कितना है? संयुक्त व्यंजन 4 है। हा के बाद आते हैं ख्या, त्रा, ज्ञा, स्रा। ये क्या हा के बाद अंतिम में आते हैं संयुक्त व्यंजन। ये क्या क्या? का, सा मिलके क्षा हुआ है, ता प्लस रा मिलके त्रा हुआ है, जा प्लस न्या मिलके ज्ञा हुआ है, सा प्लस रा मिलके स्रा हुआ है। ओके। नेक्स्ट अघोष, सघोष। ये अघोष और सघोष क्या है? अघोष में क्या क्या आता है और सघोष में क्या क्या आता है चलो सुनते हैं। अघोष क्या है? कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के भेद। ये अघोष सघोष हम साउंड करते हैं ना, उस कंपन से हम इससे अलग किए हैं, भेद किए हैं। इसके 2 भेद हैं, अघोष भेद और सघोष व्यंजन। इस अघोष व्यंजन में क्या क्या है? उनकी संख्या 13 होती है। का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, बा, पा, फा, सा। देखिए, ये अघोष सघोष में पहला जो का, खा, गा, घा, अनिया पहला ये है, इसमें पहला 2 ही अघोष है, उसके बाद जो जो आते हैं वो सघोष है। ठीक है, पहला 2 देखो यहाँ भी ऐसे ही है। पहला 2 का, खा अघोष है, उसके बाद गा, घा, न्या सघोष है। ऊपर देखिए चा, छा अघोष है, उसके बाद जो आने वाला झा, झा, न्या सघोष है। तो सिंपल, ये आप मैं सोच रहे हूँ कि आप बहुत जल्दी और सिंपल से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अल्पप्राण, महाप्राण। ये अल्पप्राण महाप्राण क्या है? अल्पप्राण में ही बहुत जल्दी आप याद कर सकते हैं। देखिए, जो अल्पप्राण यानी हम जो इसका कहने में थोड़ा कम इफेक्ट करते हैं उससे अल्पप्राण कहते हैं। महाप्राण यानी हम बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं उसे महाप्राण कहते हैं। देखिए, ये जो येलो है वो अल्पप्राण है
और महाप्राण जो रेड कलर का है महाप्राण है। ऊपर देखिए, उसको देखिए क, खा, जो कम समय लगते हैं उसे अल्पप्राण, जो बहुत समय लगते हैं वो महाप्राण। ऐसे ही आप याद कर सकते हैं। उसका डेफिनेशन भी यहाँ वही दिया है। अल्पप्राण क्या है? ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 20 है। मैं पहले ही कह चुकी हूँ। का, घा, न्या, चा, झा, न्या, टा, ढा, आना। ऐसे देखिए सब ऐसे ही हैं जो कम समय लगते हैं। जो पहला है उसने का फर्स्ट है, कम समय लगते हैं। नेक्स्ट देखिए घा, बहुत समय लगती है, महाप्राण है। महाप्राण का वो परिभाषा ही ऐसे ही है। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी आप याद कर सकते हैं अल्पप्राण महाप्राण क्या है। अल्पप्राण में पहला जो देखिए यहाँ जो लाल येलो कलर है वो अल्पप्राण है, हम बहुत कम समय लेते हैं। और महाप्राण में जो बोलते वक्त ज़्यादा समय लेते हैं और वायु ज़्यादा आती है, उसे महाप्राण कहते हैं। बहुत सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट जाते हैं। विसर्ग। विसर्ग क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? पहला हम देखते हैं। इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका चिन्ह देखिए, ऊपर और नीचे 2 डॉट्स हैं, जिसे अंतः, प्रातः, सामान्यतः संस्कृत में विसर्ग का प्रयोग पुल्लिंग का बोध कराने के लिए होता है, जैसे छात्रः, बालकः, धावकः इत्यादि। सो विसर्ग आप जानते ही होंगे और अभी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं। इसका विसर्ग के बारे में और कुछ ज़्यादा हम जान लेंगे। इसका अतिरिक्त विभक्तियों के बोध के लिए भी विसर्ग का प्रयोग होता है। विभक्तियों में विसर्ग का प्रयोग सूत्रानुसार प्रत्येक लिंग में होता है। विभक्ति तथा वचन के अनुसार शब्दों में विसर्ग विभिन्न सूत्रों की सहायता तथा आदेश के अनुसार लगाए जाते हैं। जैसे अगर वाक्य है राम एक बालक है, तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा तो रामः एकः बालकः अस्ति। तो जिसको संस्कृत आती है उनको ये समझ में बहुत इजी होगी, क्योंकि वो लिखते ही होंगे ना, इसलिए उनको बहुत सरल से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर वाक्य है सीता एक बालिका है, तो इसका संस्कृत अनुवाद इस प्रकार होगा, सीता एका बालिका अस्ति। देखिए स्त्रीलिंग है, सीता एक बालिका है, इसमें हम विसर्ग का प्रयोग बहुत कम किए हैं। और राम एक बालक है, ये एक बॉयज़ के रिलेटेड है, बालक के, तो इसमें जो विसर्ग का प्रयोग ज़्यादा किया है। तो नेक्स्ट अनुसार क्या है? ये अनुसार क्या है? बिंदु। ये अनुसार एक बिंदु है। अनुसार वे शब्द जिनका उच्चारण नाक से होता है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। जैसे पंख, देखिए बिंदु हम लिखते वक्त ऊपर एक बिंदु देते हैं ना, वो नाक से उच्चारण होती है। आप खुद उच्चारण करते वक्त आप वही महसूस करेंगे। एक बार उच्चारण करिए, पंख। अनुस्वार एक उच्चारण का मात्रा है जो अधिकांश, देखिए अधिकांश में भी बिंदु है, ये भी थोड़ा नाक से ही हम उच्चारण करते हैं। भारतीय लिपि में प्रयुक्त होता है। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। देखिए ये व्यंजन में भी बिंदु है। इसका हम कैसे जानेंगे? अक्षर के ऊपर एक छोटा सा बिंदु होता है और इसको हम नाक से लेते हैं। सिंपल सा यही याद कीजिए। देखिए लास्ट में 2 लाइन के ऊपर देखिए, जैसे संभव, देखिए संभव माँ भा, आधा माँ भा बा होना चाहिए। हम वो माँ के बदले में ऊपर एक बिंदु दे देते हैं तो समझ में आ जाता है कि वो संभव है। ऐसे ही सुजन्य, संजन्य, संजन्य में भी न्या का आधा ना के बदले में हम एक ऊपर एक बिंदु दे दिया है, वो संजय हो गया। सब ऐसे ही है। इसका उदाहरण भी बहुत है, देखिए देखकर आप खुद
उच्चारण करके सीख लीजिए। नेक्स्ट, पंचम वर्ण के स्थान पर। पंचम वर्ण के स्थान पर ये क्या है, चलो हम देखे हैं। अनुस्वर यानी एक जो ऊपर जो बिंदु है का प्रयोग पंचम वर्ण ठ न्य ण न मा, ये पंचमाक्षर कहलाते हैं के स्थान पर किया जाता है। जो हम जो बिंदु देते हैं ये ढ न्य अण न मा के बदले में ही हम आधा ड आधा न्य आधा अण आधा न आधा मा, इनके बदले में ही हम ऊपर एक बिंदु लेकर लिखते हैं। देखिए जैसे उदाहरण नीचे दिया है, गंगा, गंगा, चंचल, झंडा, गंधा, कंपन, इसमें ये पंचम वर्ण है ना, इसके बदले में ही हम एक बिंदु दे